क्योंकि रेडियम आपका रेडियो एक्टिव है। तो साइज एज वी मूव डाउन इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इन एवरी एलिमेंट अ न्यू शेल इज एडेड। ठीक है, वो नई शेल जो है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इसलिए अपना साइज इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। लेकिन साइज को अगर अपन कंपेयर करें बेटा आपके एल्कली मेटल के साइज से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में, तो क्या होगा? आपका एक ही पीरियड के एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज कंपेयर करें, सेम पीरियड, ठीक है, तो साइज किसका बड़ा होगा? सर एल्कलाइन अर्थ मेटल का। नहीं, एल्कली मेटल का साइज बड़ा होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर तो एक बैलेंस, एक तो नोबल गैस कोर है, ठीक है, न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में एडेड हुए हैं, और दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड होने के कारण ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, राइट, और जिसके कारण साइज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अपन यहाँ पे बोलेंगे size decreases as we move from left to right in a period. Why it decreases? Because यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, और सेम शेल में ऐड होने के कारण उनके बीच में रिपल्शन कम है, तो साइज कम होता है। डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ेगा क्योंकि नया शेल ऐड होता है। समझ गए? फिर इसके बाद कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन, जैसे साइज एक जनरल प्रॉपर्टीज। अब साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ये तो अपन जानते ही है मेटल एटम के बीच में। तो ड्यू टू, अब इस स्मॉल साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में स्मॉल साइज के कारण यहाँ क्या क्या होता है? They are harder than alkali metals. ठीक है, एल्कली मेटल से हार्ड होंगे क्योंकि अगर छोटा साइज रहेगा आपका तो क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एटम्स विल बी होल्डिंग ईच अदर मोर स्ट्रांगली, एंड आपको हार्डनेस ज्यादा रहेगी उसमें, क्योंकि कट करने में मेटालिक बॉन्डिंग को अपन को कट करना पड़ता है, तो इट विल बी मोर हार्डर, है ना। डेंसिटी ज्यादा होगी एल्कली मेटल के कंपैरिजन, है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज एल्कलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर देन एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपका डी ब्लॉक का है, मेटल्स का है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेलिएबल, डक्टाइल। क्या मतलब होता है मेलिएबल और डक्टाइल का?
अंशिका, वेरिएबल का मतलब दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, ठीक है। डक्टाइल का मतलब इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर, ठीक है। तो साइज तो अपन ने देख लिया, नीचे उतरने पे हार्डनेस और आपका कम होती जाएगी, क्योंकि बड़ा एटम होता है। तो बड़ा एटम तो अपन ने देखा ही है कि जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा, ठीक है, आपका एटम्स दूर होते जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, है ना। डेंसिटी जो है वो कैसे वेरी करेगी, है ना। डेंसिटी के अंदर अपन देख लेते हैं, डेंसिटी के अंदर पहले कम होती है, ठीक है, फिर बढ़ जाती है। पहले कम होगी फिर बढ़ने लग जाएगी, पहले डिक्रीजेस फिर लास्ट में के दो एलिमेंट में नीचे उतरने पे इट इंक्रीजेस। अब इसमें डेंसिटी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से ये अरेंज होते हैं आपके। दैट ऑल्सो हेल्प्स कि कौन डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, कि किस तरह से एटम्स आपके अरेंज हैं। तो फर्स्ट डेंसिटी डिक्रीजेस फिर इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये संशिका, ionization energy, it is the energy which is required to remove the most loosely bound electron from an atom। उसके आउटर शेल में से जो इलेक्ट्रॉन हटाना है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है ना। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एक तो अपन ये देखें, ठीक है। एल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने पास था नोबल गैस NS1, और ये है नोबल गैस NS2, ठीक है। तो यहाँ पे शेल पूरा है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे प्रोटॉन्स भी ज्यादा हैं, क्योंकि एल्कली मेटल में सेम पीरियड में प्रोटॉन्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी IE1, है ना, इट इज हायर फॉर एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड एज कंपेयर टू द एल्कली मेटल, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें सोडियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी पहली आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप पहली आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लेते हो और फिर दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने वाले होते हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे हटाने में पहला हट चुका है, तो यू आर रिमूविंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na+ और Mg+, है ना, एंड Mg+। तो यहाँ पर Na+ का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, नोबल गैस नियोन के बराबर था। और मैग्नीशियम का क्या था, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हट चुका है, 11 बचेंगे। तो नियोन, ठीक है, 3s1, राइट। तो यहाँ पे नियोन के बराबर था, यहाँ पे नियोन 3s1। तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो नोबल गैस कोर से हटा रहे हो आप। सोडियम प्लस में तो सिर्फ नोबल गैस के कोर, अंदर वाला नोबल गैस का कोर ही बचा है, ठीक है। अब उससे इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कंप्लीट है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी एल्कली मेटल की बहुत ज्यादा होगी, एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्योंकि एल्कली मेटल में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाना, पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आपका नोबल गैस से हटाया जा रहा है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी वैसे नीचे उतरने पे कम होती जाती है, बेरिलियम की ज्यादा होगी। ये तो ट्रेंड है पीरियड, पीरियड में ट्रेंड है ना। पीरियड में ट्रेंड क्या है, IE1 एल्कलाइन अर्थ मेटल की एल्कली मेटल से ज्यादा होगी, IE2 एल्कली मेटल की ज्यादा होगी
एल्कलाइन अर्थ मेटल से। समझ में आ गया अंशिका बेटा? डाउन द ग्रुप में क्या ट्रेंड है? Yes, sir. ओके, ग्रुप में तो स्ट्रेट ट्रेंड है कि आप नीचे उतरोगे साइज बड़ा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होता है। तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अलविया भी आ गई है। अलविया बेटा गुड इवनिंग। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जस्ट वी हैव स्टार्टेड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अलविया आयनाइजेशन एनर्जी, एल्कली मेटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? तो आप पहला इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल में ज्यादा एनर्जी लगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि आप कंप्लीटली फिल्ड एज सबसेल से इलेक्ट्रॉन हटा रहे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन हटा चुके हो और आपके पास सिर्फ नोबल गैस वाला हिस्सा बचा है। एल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके हटने के बाद नोबल गैस वाला हिस्सा आ जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल काम है ना, क्योंकि पूरा कंप्लीटली फिल शेल रहता है। नीचे उतरने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस आयनाइजेशन एनर्जी का एक यूज मैं आपको बता देता हूँ, 2 यूजेस इनफैक्ट। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो है फ्लेम टेस्ट में आने वाला फ्लेम कलर। क्या होता है ये जल्दी से बता दो अलविया और अंशिका। जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ बच्चों जल्दी बताओ, कम ऑन। सर जब हम जैसे एलिमेंट को बर्न करेंगे तब उसके जो फ्लेम का कलर क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अपन क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर लेते हैं, ताकि इस प्लेटिनम वायर का खुद का कोई कलर नहीं होता है, ये इनर्ट होता है। बंसन बर्नर लेते हैं, फ्लेम लेते हैं ना, ब्लू कलर की फ्लेम होती है उसकी, है ना। ठीक है, और सॉल्ट को पेस्ट बना देते हैं ना, थोड़ा सा HCl के कुछ ड्रॉप डाल के उसको पेस्ट बनाते हैं, मेटल क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं और उसको फ्लेम में एक्सपोज करते हैं अपन। ठीक है, फ्लेम में एक्सपोज करने के बाद फ्लेम का कलर अपन नोटिस करते हैं कि कलर में क्या, सॉल्ट से कलर में क्या बदलाव हुआ है ना। और ये कलर क्यों आते हैं अंशिका, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कलर क्यों आते हैं? और इन कलर से अलविया अपन पहचान सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे पहचान सकते हैं ना। ठीक है, तो अपन चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर स्टार्स में कोई एलिमेंट्स हैं, स्टार से लाइट आ रही है, उसको आप किसी प्रिज्म में से पास करके फोटो, स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं अपन उसको, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, उससे पता लग जाता है अपन को कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये मेटल के सॉल्ट्स को आप फ्लेम में डालते हो, तो उससे एनर्जी मिलती है उनको, एटम्स को। और उससे क्या होता है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट एक्साइटेड टू आउटर लेवल, एंड दोज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, और जब वो वापस से उनको एनर्जी मिलना बंद हो जाते हैं, दे फॉल बैक इनटू देयर ओरिजिनल ऑर्बिट, एंड दैट्स हाउ दे रिलीज देयर एनर्जीज। ठीक है, एंड वी परसीव दोज एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। अपन को कलर्स के तौर पे दिखते हैं। लेकिन बच्चों अपन को पता है कि सारे वेवलेंथ अपन नहीं देख सकते। ठीक है, अपन सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ देख सकते हैं, है ना। और जो वेवलेंथ अपन देख सकते हैं वो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना, जो अपन को कलर्स के तौर पे आंखों से दिखते हैं। बाकी के वेवलेंथ अगर होंगे तो वो अपन को नहीं दिखेंगे, है ना। बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अपन ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
वो अपन को नहीं दिखती है ना। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी छोटे हैं। तो छोटे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली इन्होंने होल्ड कर रखा होगा। ड्यू टू स्मॉल साइज रहेगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी ना वो अपन को दिखेगी ही नहीं। मतलब दीज एनर्जी डजंट फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। समझ आया? कैल्शियम कलर देगा, कैल्शियम का साइज बड़ा आता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। समझ आया? कैल्शियम देगा ब्रिक रेड। ब्रिक रेड समझते हो बच्चों? कौन सा कलर होगा? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ बच्चों। ब्रिक रेड कलर कौन सा होगा? रेडिश ब्राउन कलर, ऐसा है ना? ये इस तरह का कलर, थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर ब्रिक रेड कलर होगा, ठीक है। और स्ट्रोंशियम देगा रेड कलर, क्रिम्सन, जो फ्लोरेसेंट जैसा होता है, क्रिम्सन। और बेरियम जो है वो देगा एप्पल ग्रीन कलर। ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो वेवलेंथ अपन को निकलती है वो नजर ही नहीं आती। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ। नेक्स्ट आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना? क्योंकि रिएक्शन करना है तो सिर्फ आयनाइज ही नहीं करना, पहले मेल्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मेल्टिंग पॉइंट करना भी जानना बहुत जरूरी है। मेल्टिंग पॉइंट नीचे उतरने पे जनरल ट्रेंड पहले समझो, और जनरल ट्रेंड के बाद फिर समझो कि क्या हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे कम हो जाता है। उसका रीजन ये है, साइज बड़ा होता जाता है तो एटम दूर दूर होते जाएंगे अलविया, और दूर दूर होते जाएंगे तो दे विल नॉट बी होल्ड ईच अदर मोर स्ट्रांगली, दे कैन मेल्ट अवे इजीली। तो मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। सबसे ज्यादा बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, लेकिन बेरियम के बाद फिर से मैग्नीशियम, है ना? क्योंकि मैग्नीशियम इज एन एक्सेप्शन। समझ आया? एक्सेप्शन समझने के लिए पहले तो अपन को रेगुलर ट्रेंड समझना है ना। और ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आसानी से मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। इनमें ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था इसलिए मैंने लिखा, फिर इसको कट किया। आप भी ऐसे कीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरी चीज है आपकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये इनके साइज पे और आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दैट इज बेरियम। बेरियम का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ा साइज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये एल्कली मेटल में भी था, लेकिन एल्कली मेटल में एक एक्सेप्शन आ गया था, लिथियम जंप करके आगे आ गया था। ठीक है। वहां ये देखना है। दूसरी चीज जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, अलविया, अंशिका, जल्दी बताओ। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे जानते हैं अपन? बताओ जल्दी से। हम्म। कौन बता रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी जब आप अपने मेटल आयन को पानी में डिप करते हो, पानी में
डालते हो तो मेटल आयन अकेला नहीं रहता बल्कि वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है ना, और वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होने के कारण वो आसानी से, मतलब काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी, ठीक है, दैट इज बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम की साइज बढ़ने पे कम होती जाती है, कैल्शियम, समझ गए, स्ट्रोंशियम, क्लियर, और बेरियम, हाइड्रेशन एंथैल्पी। रेडियस ऑफ हाइड्रेटेड आयन कैसे, कितना, किसका बड़ा होगा? बेरिलियम सबसे बड़ा हो जाएगा पानी में जाने के बाद। वैसे छोटा था, है ना, लेकिन क्योंकि छोटा था तो अट्रैक्शन ज्यादा किया उसने, और अट्रैक्शन ज्यादा किया तो काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ लेयर बना लिया, है ना, तो लेयर बनाने के कारण उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा। तो आई होप ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, है ना। फिर इसके बाद आता है रिएक्शंस। रिएक्शन में दो रिएक्शन हमेशा अपन को पढ़ने हैं जो सबसे कॉमन है, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर। क्योंकि जो भी आपकी चीज है सबसे पहले एयर से रिएक्ट करेगी और वाटर से रिएक्ट करेगी, ठीक है अलविया, समझ में आ गया, रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद वाटर के अंदर अपन सबसे पहले रिएक्शन विद एयर कर लेते हैं। अब इसमें रिएक्शन विद एयर में बनेगा क्या क्या? ऑक्साइड्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन लोगे आप तो, और नाइट्रोजन से रिएक्शन लोगे तो नाइट्राइड्स बनेंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बनेंगे अपने, ठीक है। तो ऑक्साइड, सॉरी, alkaline earth metal reacts slowly, alkaline earth metal reacts slowly as compared to एल्कली मेटल। ये बात तो अपने समझ में आई जाती है क्योंकि एल्कली मेटल छोटे के मुकाबले एल्कलाइन अर्थ मेटल स्मॉलर साइज के होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है, तो रिएक्शन धीरे होगा, रिएक्ट स्लोली एज कंपेयर टू एल्कली मेटल का हवा से रिएक्शन अपन ने देखा था, है ना, वो काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ना। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने आप हवा से रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसका कारण है कि एक तो ये छोटा साइज है, लेस रिएक्टिव है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना। उसका और जो रीजन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, स्मॉल साइज, ठीक है, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस व्हिच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। मैग्नीशियम अपन देखते हैं, मैग्नीशियम एकदम हवा में बर्न नहीं करता। मैग्नीशियम रिबन्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ओके, तो वो अपने आप बर्न नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, इसलिए रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में दे डू नॉट रिएक्ट। हाँ, अगर इनको आप बहुत स्ट्रांगली हीट करो तो दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग। तो बेरिलियम जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस पर। 600 डिग्री सेल्सियस पे इट विल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। मैग्नीशियम भी अपने आप बर्न नहीं करता, अपन ने देखा है ना। और रिएक्शन और पाउडर्ड बेरिलियम इजीली इग्नाइट हो जाएगा। इट कैन इग्नाइट इजीली ड्यू टू लार्ज एरिया। पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और बेरिलियम अगर हवा से रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट कर रहा है? एयर से अगर रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। समझ आ गया? अंशिका, अलविया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहाँ पर हो जल्दी बताओ। तो आपको देगा बेरिलियम ऑक्साइड और नाइट्राइट का मिक्सचर। समझ आ गया? क्लियर? इसी तरह से अगर से मैग्नीशियम भी बर्न होता है हवा में, ये तो अपन लैब में भी करते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ वो बर्न होगा और इस बनेगा MgO या Mg3N2। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड का मिक्सचर बनता है ना। समझ आया? तो दोनों ही हवा में बर्न हो जाता है। और मैग्नीशियम तो बहुत लाइट इमिट करता है ना। हीट करने पे बर्न होंगे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है छोटे साइज के कारण, तो रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं करेंगे, है ना। आपका हाई टेम्परेचर पे लेना पड़ेगा जब ये बर्न करेंगे। और दूसरी बात ये है कि Mg जो होता है वो बर्न होगा इट बर्न्स विद डैजलिंग ब्रिलियंस, मतलब बहुत सारी लाइट, वाइट लाइट इमिट होगी, है ना। तो ये अपन को देखना है ना। क्लियर? दूसरी बात ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स जो हैं बेरिलियम के, ये काफी हद तक कोवलेंट होंगे, ठीक है। कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड होगा तो एकदम से रिएक्शन नहीं हो पाता पानी के साथ, ठीक है। ये कोवलेंट होंगे और ये आयनिक होते हैं। समझ आ गया? तो ये कोवलेंट करेक्टर होगा। कोवलेंट करेक्टर के कारण कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड में पानी से नहीं टूटता, है ना। जबकि ये आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड में तो पानी से टूट जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है बर्न्स विद डार्जलिंग ब्रिलियंस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लेते हैं, जैसे Mg3N2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, वाटर से रिएक्ट करोगे तो वाटर से रिएक्ट हो जाएगा। तो अंशिका, वाटर से कैसे रिएक्ट करना है अलविया इसको? तो मैग्नीशियम पे +2 है, N पे -3 है ना, इसलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इधर 2 को इधर। तो मैग्नीशियम +2 पे तो अपन लगा देते हैं OH-, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो माइनस लगा दो। और N3- जो नाइट्राइड आयन है ना,
नाइट्राइड आयन का मतलब क्या होता है, N पे -3, ठीक है, उस पे लगा दो H+, वो H+ ले लेगा। ये H+ और OH- आएंगे कहाँ से, वाटर के आयनाइजेशन से आएंगे। तो अपन को यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, और दूसरा मिलेगा आपको NH3, राइट। तो 2 NH3 मिलेंगे, तो यू रिक्वायर 6 वाटर मॉलिक्यूल और 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देयर आल्सो यू रिक्वायर 6 OH, तो दैट विल बी गिवन बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये हाइड्रोलाइज होगा और अमोनिया का पंजेंट ओडोर आएगा। समझ गए बच्चों? हंसिका, अलविया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ मेरे को। इज इट क्लियर? आया समझ में या नहीं यस आया? सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर नाइट्राइड, जो आयनिक नाइट्राइड होते, देखो जो कोवेलेंट नाइट्राइड होते हैं ना, तो वहां तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा तो ऐसे नाइट्रोजन पानी से नहीं टूटेगा। हाँ, आयनिक में पानी से टूट जाता है, क्योंकि आयनिक में आयन्स अलग अलग रहते हैं, +2, ठीक है, और -3, तो वो वाटर के H+ और OH- लेके अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है ना, जैसे कैल्शियम और वो भी नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, जबकि ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम करता था। तो कैल्शियम है आपका, Ca है, N2 है, हीट करोगे कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा 1000 डिग्री पे, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें वाटर डालोगे तो क्या बनेगा आपको, अंशिका जल्दी बताओ, अलविया, वाटर डालोगे तो कौन सा हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा, कौन सी गैस मिलेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, लाइम वाटर, और गैस कौन सी, NH3। कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट ओडोर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो नाइट्रेट्स, वहां तो सिर्फ लिथियम ही बना रहा था, यहाँ पे आपका लिथियम भी बना, वो सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं। लेकिन एल्किली मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिथियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। ये जो ऑक्साइड जो बनते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के, विच इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, अलविया जल्दी से बता दो। बताओ जरा, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो। अंशिका, यस सर। हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? सर नीदर बेसिक नीदर एसिडिक। मतलब आई शुड से कि दोनों जो हो, है ना, नीदर बेसिक नीदर एसिडिक, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है ना। और जो दोनों हो, तो बेस है और एसिडिक भी है, उसको अपन एम्फोटेरिक कहेंगे। और अगर वो बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा, और अगर वो एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो वाला ऑक्साइड होता है जो दोनों से रिएक्ट करता है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर शो करेगा, है ना। तो बेरिलियम ऑक्साइड HCl से भी रिएक्ट कर जाएगा, BeCl2,
H2। और बेरिलियम ऑक्साइड NaOH से भी रिएक्ट कर जाएगा। NaOH बेस है तो ये बोल रहा है ये एसिडिक है, और HCl एसिड है, तो ये चीज बताते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड अपन को बेसिक है। तो इसका मतलब एम्फोटेरिक हुआ, है ना। नीदर बेसिक नीदर एसिडिक में क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो फिर वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। समझ आया। तो NaOH लिया, तो Na2BeO2 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से आपका दोनों, लेकिन बाकी के जो ऑक्साइड्स हैं बेटा, ये तो बेसिक है, ये ऐसे मतलब बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो विल नॉट रिएक्ट विद बेस। They will react only with acids. Why they will react only with acids? बच्चों जल्दी बताओ। Because they themselves are basic, है ना। समझ आया, क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, अंशिका अगर बेसिक हैं तो इनको कैसे प्रूव करेंगे। बेसिक हैं तो कैसे, अपन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई चीज बेसिक होती है तो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देती है, जानते हो ना। अलविया, अलविया क्या हो गया आज। अच्छा, अलविया है ही नहीं। अंशिका जानते हो। तो ये तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कहाँ काम में आता है ये एंटासिड में काम में आता है। अपने एसिडिटी हो जाती है तो कई बार अपन डाइजीन या जेलुसिल सिरप लेते हैं ना, तो उसमें काम में आता है। ये तो कहलाता है लाइम, और ये स्लेक लाइम। ठीक है, और ये भी बेसिक होता है, अपन जानते ही हैं इसको। अगर अपन लाइम वाटर में से, लाइम वाटर में जो नीचे ऊपर तो पानी रहता है ना, लाइम वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, और जो नीचे रहता है वो स्लेक लाइम होता है। तो इसमें इसको क्या करोगे, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, क्या बन जाएगा CaCO3, है ना, प्लस वाटर। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में तुम डायरेक्टली CO2 डाल दो। समझ गया, डायरेक्टली CO2 डालोगे तो क्या होगा, वो बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगे, ठीक है, हीट करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन आपस में इनको बदल सकते हैं एक दूसरे में। समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। इसी तरह से अगर नीचे जाएंगे तो वो और भी ज्यादा सॉल्युबल होते जाएंगे। इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स,
नीचे उतरने पे बढ़ता जाएगा ग्रुप में, जितना ज्यादा बेसिक नीचे उतरोगे ना तो उतना बड़ा एटम होता जाता है, तो वो ऑक्साइड से आसानी से अलग हो जाता है, तो वो आयनिक रहता है। समझ आ गया? अंशिका आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ। तो ये तो है रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ऑक्साइड और नाइट्राइड बनते हैं। इसके बाद आता है रिएक्शन विद वाटर। वाटर से रिएक्शन में क्या होगा पहले तो अपन ये देख लें। ये भी एल्कली मेटल तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं ना, ये भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका भी एक्चुअली रिएक्शन वाटर से होगा, लेकिन इसमें ये है कि जितना छोटा एटम होता है ना उतना उसको थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो वाटर से रिएक्शन में उसको उतनी दिक्कत आती है, ठीक है। तो रिएक्शन विद वाटर के अंदर अपन देखेंगे, पहले तो ओवरऑल जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये मेटल, है ना, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो देगा 2H+ वाटर से, 2 वाटर से 2H+ आएंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे। मेटल 2+ जो होगा वो 2H+ निकलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर देगा और H2 गैस आ जाएगी। H2 गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो रिएक्शन विद वाटर में हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। अब इसमें बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव, और वाटर से रिएक्शन में ये जो है आपका नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, है ना। इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव एज फार एज रिएक्शन विद वाटर इन कंसर्न, ठीक है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी बॉइलिंग वाटर या स्टीम से रिएक्ट करता है। बॉइलिंग वाटर या स्टीम से रिएक्ट करता है ना। बेरिलियम तो रिएक्ट करना बहुत मुश्किल होता है ना, और बड़ा मुश्किल से रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करीब करीब नहीं होता, ऑलमोस्ट नॉट रिएक्टिव। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको वाटर, बॉइलिंग वाटर या स्टीम लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब तो अपने आप ही रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। मैग्नीशियम में रिएक्शन होता तो है ना, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम में रिएक्शन थोड़ी देर में रुक जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इस कारण से तो वो अपन को लेयर को हटाना पड़ेगा, तब जाके अंदर वाला मैग्नीशियम रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो बहुत बड़े साइज होते हैं, तो साइज बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, दे कैन रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अंशिका समझ में आ गया ये सब? कोई डाउट इसमें जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? ध्यान रहेगा रिएक्शन। तो ये अपना रिएक्शन विद वाटर हो गया है ना। इसके बाद जो है रिएक्शन विद वाटर के बाद अपन रिएक्शन विद एयर कर लिया, रिएक्शन विद वाटर कर लिया,
ठीक है, इसके बाद अपन कर सकते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन ले लेते हैं। और हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा, है ना। तो मेटल है, मेटल आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा H को, तो H माइनस बन जाएगा और मेटल 2+ बनेगा, तो मेटल 2+ और 2 H माइनस, तो MH2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ये कहलाते हैं मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड किसके होते हैं? M इज नॉट इक्वल टू बेरिलियम। हाँ, ये बेरिलियम जो है डायरेक्टली हाइड्राइड हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कर जाते हैं, है ना, और हाइड्राइड बना लेते हैं। समझ आ गया। और बेरिलियम हाइड्राइड बनता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं बनता, है ना। तो बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का अपने पास दूसरा तरीका है, ठीक है। बेरिलियम हाइड्राइड अपन ने कैसे बनाया? बेरिलियम का क्लोराइड लिया और अपन ने इसमें लिया LiAlH4, तो यहाँ पर आया LiCl प्लस AlCl3, ठीक है। एक्चुअली LiLH4 H माइनस को ऐड करेगा और Cl माइनस को हटा देगा, और वो Cl माइनस जो है Li प्लस के साथ Al3+ के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और H माइनस जो है बेरिलियम पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बेरिलियम हाइड्राइड जो होता है कोवलेंट होता है। कोवलेंट का मतलब ये हुआ आपका कि अपन इसको बेरिलियम हाइड्राइड और काफी हद तक मैग्नीशियम हाइड्राइड में, ये कोवलेंट होते हैं। तो कोवलेंट का मतलब आप इसको जो है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो आयनिक हो गया लिखने का तरीका। आप इसको बॉन्ड बना के लिखिए, और अगर आप इसको बॉन्ड बना के, ये कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं अपन, है ना। बेरिलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग कर दो, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 बॉन्ड बन गए, एंड दैट इज बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका कोवलेंट होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड भी कुछ हद तक कोवलेंट रहता है। तो अब कोवलेंट के कारण ये पानी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वाटर में तो क्या होगा, H+ और OH माइनस होते हैं, तो OH माइनस तो प्लस कैटायन से जुड़ जाते हैं, H+ H माइनस से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे तो कोवलेंट है, प्लस और माइनस होगा ही नहीं, तो फिर ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं आपके, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम हाइड्रो लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्राइड, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये आयनिक होते हैं। ये तो सभी कंपाउंड्स के साथ है, अगर आयनिक होंगे ना तो आयनिक वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाएंगे,
तो कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है हाइड्रोलिस जिसको अपन कहते हैं, इसमें कैल्शियम +2 होता है और H माइनस आयंस होते हैं। तो ये एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम +2 आयन और 2 हाइड्राइड आयन। अब इसको तुम वाटर से रिएक्ट करोगे तो वाटर H+ देगा, एक एक वाटर एक एक H+ देगा और वो हाइड्राइड से निकल के हाइड्रोजन से ज्वाइन हो जाएगा। तो आयनिक हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कोवलेंट नहीं करेंगे। और ये बेरिलियम हाइड्राइड के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। अंशिका ध्यान से सुनना है इसको। तो बेरिलियम हाइड्राइड मोनोमर के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, डायमर के तौर पे एग्जिस्ट करेगा और पॉलीमर के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो केवल सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि आप ऐसे देखो बेरिलियम को कि बेरिलियम हाइड्राइड है और ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अंशिका बेरिलियम हाइड्राइड के? टोटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास वैलेंस शेल में? सब हाँ 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेरिलियम हाइड्राइड के मोनोमर का? ये हाई टेम्परेचर पे गैस में एग्जिस्ट करता है। तो बेरिलियम हाइड्राइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 बॉन्ड है ना, तो sp डाइमर sp2 और पॉलीमर में, अच्छा यहाँ पे 2 खाली ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या करता है उनको हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स कर लेता है ना। तो बेरिलियम हाइड्राइड के 2 ऑर्बिटल ऐसे हो गए, 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह से दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड भी ऐसे ही करता है, वो भी अपने 2 ऑर्बिटल ऐसे इसके सामने ऐसे कर देता है और हाइड्रोजन उसके सामने कर देता है। ऐसे तीसरा बेरिलियम हाइड्राइड भी करता है ना, ऐसे मल्टीपल बेरिलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ऐसा मान लीजिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रेच हो जाते हैं इसमें पूरे में। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रेच हो जाते हैं इधर, तो 2 इधर थे, तो ये इधर स्ट्रेच हो जाएंगे, ये इधर स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड के जो मोनोमर्स है ना वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। और ये जो 3 एटम वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, समझ गए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आएगा कैसा? और इसमें इसने अपना हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कर लिया।
पहले जो उसके खाली, पहले तो sp था, 2p ऑर्बिटल ऐसे कैसे अनयूज थे, तो उनको भी हाइब्रिडाइज किया और उनको दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने में यूज में किया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट, जिसमें एक रिंग हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी हॉरिजॉन्टल, चौथी वर्टिकल, ऐसे एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अंशिका समझ में आया कि नहीं आया ये? कोई डाउट इसमें? समझ गए? तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में बेरिलियम हाइड्राइड का सॉलिड स्टेट वाला स्ट्रक्चर है। आया कि नहीं आया समझ में? कोवेलेंट है इसलिए अपन ने ऐसे बॉन्ड दिखा है, लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड में कोई कोवेलेंट नहीं है। आपको तो सिर्फ कैटायन है कैल्शियम और एनायन है हाइड्राइड, बस इतना सा करना है वहां पे। वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, जबकि कोवेलेंट हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे वाटर में थोड़ा ना टूटते हैं। ठीक है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब यही हाल तुम्हारा बेरिलियम क्लोराइड का भी हो गया। ठीक है, तो हैलाइड फॉर्मेशन, हैलाइड फॉर्मेशन में मेटल को रिएक्ट किया अपन ने X2 से, तो ये बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और दोनों इलेक्ट्रॉन X2 ने ले लिया और दोनों X माइनस बन गए, तो बन गया M2 प्लस और X2X माइनस। ठीक है, MX2 बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेटल हैलाइड्स हो गए। आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकता है। अगर +2 और -1 दिखाता हूँ तो ये आपके आयनिक कहलाएंगे। लेकिन बेरिलियम में अपन ने देखा था कि बेरिलियम मैग्नीशियम कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, है ना। एक्स क्या हो सकता है? हैलोजन है, एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ आ गया? क्लियर? तो ये आपके हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे रिएक्ट कर जाएंगे और हैलाइड्स बनाएंगे। अब इसमें भी बेरिलियम हैलाइड जो होता है ये कोवेलेंट होता है, क्योंकि छोटा साइज है तो कैटायन फॉर्म करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। तो कैसा बनेगा ये? अब इसमें भी वही चीज है, ये मोनोमर है, ये डाइमर है, जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं गैस में या लिक्विड फेज में। दूसरा है आपका सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा अपन ने बेरिलियम हाइड्राइड के साथ देखा था। आ गया समझ में अंशिका? यस सर। अब इसमें भी अपन को कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, इसमें भी आप वैसे ही सोचिए कि कैसे बना होगा।
ऐसे करते जाइए। अब यहाँ Cl ने अपना लोन पेयर दे दिया। लोन पेयर तो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो काम में बॉन्ड में नहीं बन रहा था, है ना, तो वो अगर खाली ऑर्बिटल आता है तो उसके साथ शेयरिंग कर सकता है, तो ब्रिज बॉन्ड है। अब यहाँ पे और बेरिलियम हाइड्राइड में एक अंतर है और वो है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के बॉन्ड अलग हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में यूज में आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा टाइप ऑफ बॉन्ड है यहाँ पर, इसको अपन कहेंगे 3 एटम है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, समझ गए, क्योंकि लोन पेयर के और एटम के, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा आपका, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें भी ऐसा ही sp3 है, तो प्लेन में तो होंगे नहीं सारे एटम, तो एक रिंग आपकी ऐसी है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, दूसरी रिंग आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कॉन्सेक्यूटिव रिंग्स आर ऑर्थोगोनल। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये तो मान लीजिए कॉपी के प्लेन में हो गई ये वाली रिंग, नॉर्मल बॉन्ड से दिखाया ना मैंने, नॉर्मल बॉन्ड्स मतलब इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये मैं डैश बना के दिखा रहा हूँ, तो अबव एंड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ आ गया ये अंशिका? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे बना ये? यस सर। तो इस तरह से रिंग्स होंगी और ये लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, समझ गए। अब इसमें ऐसा होता है कि बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है, और बाकी के जैसे अगर आप बड़े एटम देखोगे तो बड़े एटम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, वो आसानी से आयंस फॉर्म हो जाते हैं, है ना, और वो आयंस जो है फिर Cl माइनस Br माइनस के साथ आयनिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड अगर आप लोगे तो कैल्शियम CaCl2 को आप कैसे लिखोगे, कैल्शियम+2 और 2Cl माइनस, ये तो आयनिक है, ठीक है। मैग्नीशियम भी आयनिक रहता है, कुछ हद तक उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ठीक है। या आपके दे आर आयनिक, राइट। और ये जो है आपके इनको अपन काम में लेते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड जो है ये कई जगह यूज में आते हैं। इसमें एक तो और इनकी एक प्रॉपर्टी है कि वाटर हवा से मॉइस्चर खींच लेते हैं। अगर मान लो हवा में मॉइस्चर है, रेनी सीजन है, तो ये मॉइस्चर खींच के एक्चुअली सॉल्ट में जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है। एंड दीज आयनिक हेलाइड्स, या मोर प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो क्लोराइड्स, क्लोराइड सबसे कॉमन है। Have a tendency to form hydrated salt। समझ में आया? तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख दोगे जैसे MgCl2 है, इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब कर लिया, MgCl2.6H2 हो गया, ठीक है, क्लियर। बेरियम क्लोराइड है .2H2, इन्होंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब कर लिया,
ठीक है, तो ये एक्चुअली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स फॉर्म कर लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम के लिए हो सकता है, कैल्शियम के लिए हो सकता है, स्ट्रोंशियम के लिए हो सकता है, ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M। अच्छा, बेरिलियम के अंदर क्या होगा, बेरिलियम भी हाइड्रेटेड बनाएगा, लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि छोटा होता है तो अट्रैक्शन करता है, तो वो पूरा ब्रेक ही हो जाता है वाटर से। तो BeCl2 हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने की बजाय मैं लिखता हूँ अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है वाटर से। और HCl की फ्यूम्स निकलेंगे अपन को, ठीक है। क्लियर। कैल्शियम क्लोराइड वाटर एब्जॉर्ब करने में काम में आता है इस कारण से। तो क्योंकि ये सभी के सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बना लेते हैं, है ना, और वाटर को अपने में ऐड करके क्रिस्टल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप। क्लियर। अब इसके बाद आपके ऑक्साइड्स हो गए, हेलाइड्स हो गए, है ना, हाइड्रोक्साइड्स हो गए। इसके बाद अपन ले लेते हैं कार्बोनेट और सल्फेट, जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं, कुछ बातें अपन को डिस्कस करनी है इसके बारे में। कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के बारे में हमें कहीं जगह काम में आते हैं। तो कार्बोनेट्स के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, इनको ऑक्सी एनायंस कहते हैं। कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा फेमस है। ये कार्बोनेट से कार्बोनेट पे जो आयन होता है वो -2 होता है, ठीक है। और इनकी जो स्टेबिलिटी होगी, सबसे कम बेरिलियम कार्बोनेट स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा बेरियम कार्बोनेट स्टेबल होता है। तो बेरिलियम छोटा होता है, कार्बोनेट बड़ा है, तो वो टूट जाता है। अब कैसे टूटता है ये, है ना, ये टूटेगा BeCO3, बेरिलियम ऑक्साइड और CO2। तो इसको टूटने से रोकने के लिए व्हाट वी डू, वी कीप इट इन अ सील्ड कंटेनर, और सील्ड कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर देते हैं, ताकि और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बना रहेगा, तो ये ब्रेक नहीं होगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहा है। जबकि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती आती है, बड़ा होता है तो फिर वो ब्रेक नहीं करता, छोटा होगा तो जल्दी से ब्रेक कर लेगा। और जबकि ये बेरियम वेरियम तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ये टूटते नहीं है। समझ आ गया, क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। अंशिका, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो है, अपन लाइम ऐसे ही बनाते हैं पहले के टाइम में, तो आप इसी तरह से लाइम बनाते थे, तो इसको हीट करते हैं, और हीट करोगे करीब 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये लाइम बन गया। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में सीमेंट नहीं होता था। अगर आप इफ यू विजिट ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, तो वहां पे लाइम प्लास्टर होता है वॉल्स पर, देखा होगा आपने, है ना। वहां पे तो क्या करते हैं, लाइम बनाते हैं, पहले लाइम स्टोन तो अर्थ से निकलता है,
इसको हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बो CO2 निकल जाती है, और जो लाइम होता है उसको पानी में मिलाते हैं, स्लिकिंग ऑफ लाइम कहलाता है। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, अब इसको सैंड के साथ मिक्स करके प्लास्टर करते हैं। तो ये एक्चुअली सैंड जो है सिलिका है ना, और सिलिका के साथ इसको मिक्स करके प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स में काम में आता है। क्लियर। अब आजकल क्या है, आजकल अपन ये सब नहीं करते, अपने पास डायरेक्टली रेडीमेड सीमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो सीमेंट में डायरेक्टली सीमेंट रहता है, तो अपन डायरेक्टली मार्केट से सीमेंट लाते हैं, वी डू इट, क्योंकि उसमें लाइम ऑलरेडी एडेड रहता है। समझ आ गया। तो सीमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइम, ठीक है, लेकिन वो मिक्स रहता है, अपन को अलग से नहीं करना पड़ता। तो इसमें सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, सिलिका होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, SO3 होगा, ठीक है, जिप्सम होगा, ये करीब 50-60% ये रहता है ना। सिलिका करीब 20-25% रहेगा, ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम रहेगा 5 से 10%, ठीक है, बाकी ये लेस देन 5% होते हैं। अब इसमें ये जो है आपका, ये जिप्सम जो है, ये कंट्रोल करता है सेटिंग को सीमेंट का। तो सीमेंट क्या है, एक बार अपन वॉल पे प्लास्टर कर देते हैं तो वो एकदम से सेट हो जाता है, और अगर वो जल्दी सेट होगा तो अपने लिए प्रॉब्लम है। अपने लिए प्रॉब्लम ये कि उसमें हीट निकलती है और उससे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो है तो उसको थोड़ा धीरे कर देता है। तो जिप्सम सेटिंग को कंट्रोल करता है सीमेंट का, ठीक है, इट इज एडेड टू सीमेंट टू कंट्रोल इट सेटिंग रेट, ये ध्यान रखना, राइट। इसके बाद जो चीज आती है वो दैट इज अपन सल्फेट्स की बात कर लेते हैं, है ना। ये तो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स में लाइमस्टोन अपने सबसे ज्यादा काम में आता है ना। लाइमस्टोन अपन अर्थ माइनिंग से निकालते हैं, अर्थ में होता है लाइमस्टोन, और उसको गर्म करके लाइम बनाते हैं, जो पहले डायरेक्टली वाटर में मिक्स करके सैंड के साथ मिक्स करके प्लास्टरिंग में काम में आता था। आजकल ये सीमेंट में ऑलरेडी एडेड होता है और फिर प्लास्टरिंग में काम में रहते हैं, है ना। सीमेंट में और भी चीजें एडेड होती हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, SO3, ये सब भी रहता है, ठीक है। अगली चीज आती है सल्फेट। सल्फेट भी अपना इस तरह का आयन होगा, और ये सल्फेट्स भी आपके सभी ये आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है सल्फेट्स फॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सल्फेट्स होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इनके कुछ सल्फेट्स अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा बेरिलियम सल्फेट, BeSO4, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। इसमें कुछ सल्फेट्स बड़े ही यूजफुल है ना, और अपने काम में आते रहते हैं। ठीक है, तो वो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो इनकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट्स की भी सॉल्युबिलिटी मैं बता दूं आपको, इनकी कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ये तो स्टेबिलिटी है। बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये आयंस पानी में जाते हैं, पानी में अपन सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो केटायन एनायन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो ये आपको, जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस को तोड़ने में काम में आ जाती है ना, लैटिस ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी इसकी। और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो अल्टीमेटली, अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा, लैटिस एनर्जी तो वो वाली एनर्जी आती है क्योंकि जिसमें लैटिस को आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन का जो लैटिस होता है उसको तोड़ने में जो इस्तेमाल होती है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो जब आयन, जब कैटायन एनायन टूट जाते हैं, तो कैटायन एनायन जो है आपके, ये पानी में जब जाते हैं तो पानी में वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाते हैं, तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो वो अगर ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तो आपका जो आयनिक कंपाउंड है आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल क्यों होता है, इस जनरल जो बात है अपन जानते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा अगर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर, है ना। जैसे यहाँ पे दोनों ये सॉल्युबल एंड देन लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी तो जो तोड़ने के लिए चाहिए होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये अपने पास सल्फेट्स हैं और इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम वाले सॉल्युबल हैं। क्लियर? और क्यों? क्योंकि इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये समझ में आ जाएगा ना, मैंने शॉर्ट में लिखा हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटिस यस एंथैल्पी, सर। है ना। ध्यान रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द लेटिस एंथैल्पी, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल। ठीक है, अब इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का एक नाम होता है, कई बार इसको एप्सोमाइट भी कहते हैं ना, .7H2O, ये मिनरल होता है अपना एप्सम सॉल्ट। ठीक है, इसमें काम में आता है, मिनरल रहता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, वाइट पीपीटी होता है, ये अपने स्टमक के इसको अपन इंजेस्ट कर लेते हैं, और ये इंटेस्टाइन में को क्या करता है, एक्सरे, वैसे मसल्स का तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मसल से तो एक्सरे गुजर जाती है, तो इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है ना, टेम्परली। तो एक्सरे डालते तो इंटेस्टाइन की फोटो आ जाती है, तो ये एक्सरे ऑफ स्टमक में काम में आता है। इनसॉल्युबल होता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना, तो आप एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। इसमें खास मेंशन मैं चाहूंगा इसका कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में ऐसे रहता है। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं जिप्सम, जो भी अपन ने डिस्कस किया, जो अपन सीमेंट में मिलाते हैं ताकि सीमेंट एकदम से सेट ना हो। एकदम से सेट होगा तो हीट निकलती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है।
है ना। तो फिर वो क्रैक डेवलप हो जाता है हीट के कारण, है ना। वाटर इवेपोरेट होता है तो वो क्रैक्स अपन देखते हैं ना सीमेंट के अंदर, प्लास्टरिंग के बाद क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो उसको धीमा करने के लिए वी यूज जिप्सम दैट कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब इसको तुम अगर हीट करते हो तो ये कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे और ये बन जाएगा CaSO4। क्या बनता है ये बेटा? या तो आप ऐसे लिख दो और या फिर इसको आप ऐसे लिख दो। ये कहलाता है हेमीहाइड्रेट, आधा या इस तरह से 2 पे 1, है ना, वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये POP कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो अपन जानते ही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अपन पानी डाल के इसको सेट कर सकते हैं और वाटर से ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम को हीट करोगे तो POP बन जाएगा। POP आपकी वॉल्स के प्लास्टरिंग में काम में आता है, डेकोरेशन में काम में आता है। लेकिन अगर इसको आपने ज्यादा हीट कर दिया, मान लो POP को अगर आपने हीट करते करते ज्यादा हीट कर दिया तो ये फिर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। इसको कहते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फिर ये क्या होता है, फिर ये वापस से सेट नहीं होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसको डेड बर्न प्लास्टर भी कहा जाता है। तो अब ये वापस से सेट नहीं होगा, है ना। जब तक वो हाफ है 150 पे हीट करते हो तब तक तो ठीक है, तब तक तो POP जिप्सम कन्वर्ट होते रहते हैं। ज्यादा हीट कर दिया तो फिर ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिर वो वाटर पूरा ही निकल गया, फिर ये सेट नहीं होगा, इट लूजिंग द सेटिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो ऑलमोस्ट अपन वी आर क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ दिस एस ब्लॉक। नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा अपना एस ब्लॉक अपन जल्दी जल्दी डिस्कस करके वी विल मूव टू द P ब्लॉक। समझ गए अंशिका? यस सर। ओके, वेरी गुड।